दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हुमान सिंह और किस्सा कहानी में आपका मैं स्वागत करता हूँ। तो आइए, आज मैं आपके सामने एक बड़ी प्यारी सी कहानी लेकर के आया हूँ, जो मुंशी प्रेमचंद जी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है, सुहाग की साड़ी। तो कहानी मैं स्टार्ट करता हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा देना। ये कहना भूल है कि दाम्पत्य सुख के लिए स्त्री पुरुष के स्वभाव में मेल होना आवश्यक है। श्रीमती गौरा और श्रीमान कुंवर रतन सिंह में कोई बात न मिलती थी। गौरा उदार थी, रतन सिंह कौड़ी कौड़ी को दांतों से पकड़ते थे। वो हंसमुख थी, रतन सिंह चिंताशील थे। वो कुल मर्यादा पर ज्ञान देती थी, रतन सिंह इसे आडंबर समझते थे। उनके सामाजिक व्यवहार और विचार में भी घोर अंतर था। यहाँ उदारता की बाजी रतन सिंह के हाथ थी। गौरा को सहभोज में आपत्ति थी। विधवा विवाह से घृणा और अछूतों के प्रश्न से विरोध। रतन सिंह इन सभी व्यवस्थाओं के अनुमोदक थे। राजनीतिक विषयों में ये विभिन्नता और भी जटिल थी। गौरा वर्तमान स्थिति को अटल, अमर, अपरिहार्य समझती थी। इसलिए वो नरम गरम कांग्रेस, स्वराज्य, होम रूल सभी से विरक्त थी। कहती ये मुट्ठी भर पढ़े लिखे आदमी क्या बना लेंगे? चने कहीं भाड़ फोड़ सकते हैं? रतन सिंह पक्के आशावादी थे, राजनीतिक सभा की पहली पंक्तियों में बैठने वाले, कर्म क्षेत्र में सबसे पहले कदम उठाने वाले, स्वदेश व्रतधारी और बहिष्कार के पूरे अनुयायी। इतनी विषमताओं पर भी उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय था। कभी कभी उनमें मतभेद अवश्य हो जाता था, पर वे समीर के वे झोंके थे जो स्थिर जल को भी हल्की हल्की लहरों से आभूषित कर देते हैं। वे प्रचंड झोंके नहीं जिनसे सागर विप्लव क्षेत्र बन जाता है। थोड़ी सी सदिच्छा सारी विषमताओं और मतभेदों का प्रतिकार कर देती थी। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थी। स्वयंसेवकों के जत्थे भिखारियों की भांति द्वारों पर खड़े होकर विलायती कपड़ों की भिक्षा मांगते थे, और ऐसा कदाचित ही कोई द्वार था जहां उन्हें निराश होना पड़ता हो। खद्दर और गाढ़े के दिन फिर आए थे। नैन सुख, नैन दुख, मलमल और तंजेब तनबेद हो गए थे। रतन सिंह ने आकर गौरा से कहा, लाओ, अब सब विदेशी कपड़े संदूक से निकाल दो, दे दूं। अरे तो इसी घड़ी कोई साहित्य निकली है क्या? फिर कभी दे देना, गौरा बोली। वाह, लोग द्वार पर खड़े कोलाहल मचा रहे हैं और तुम कहती हो फिर कभी दे देना। रतन बोलते हैं, गौरा, तो ये कुंजी लो, निकाल कर दे दो। मगर ये सब है लड़कों का खेल। घर फूंकने से स्वराज्य न मिला कभी और न मिलेगा। रतन, मैंने कल ही तो इस विषय पर तुमसे घंटों सिरपच्ची की थी और उस समय तुम भी सहमत हो गई थी। आज फिर तुम वही शंकाएं लेकर बैठ गई हो। गौरा, मैं तुम्हारे अप्रसन्न हो जाने के डर से बस चुप हो गई थी। अच्छा, शंकाएं फिर कर लेना, इस समय जो करना है वो कर दो, रतन बोले। लेकिन मेरे कपड़े तो न दोगे ना? रतन, सब देने पड़ेंगे। विलायत का एक सूत भी घर में रखना मेरे प्रण को भंग कर देगा। इतने में राम टहल साइस ने बाहर से पुकारा, सरकार, लोग जल्दी मचा रहे हैं, कहते हैं अभी कई मोहल्लों का चक्कर लगाना है। कोई गाढ़े का टुकड़ा हो तो मुझे भी मिल जाए, मैंने भी अपने कपड़े दे दिए हैं। केसर मेहरी कपड़ों की एक गठरी लेकर बाहर जाती हुई दिखाई दी। रतन सिंह ने पूछा, क्या तुम भी अपने कपड़े देने जाती हो? केसर ने लजाते हुए कहा, हाँ सरकार, जब देश छोड़ रहा है तो मैं कैसे पहनूं? रतन सिंह ने गौरा की ओर आदेशपूर्ण नेत्रों से देखा। अब वो विलंब न कर सकी। लज्जा से सिर झुकाए संदूक खोलकर कपड़े निकालने लगी। एक संदूक खाली हो गया तो उन्होंने दूसरा संदूक खोला। सबसे ऊपर एक सुंदर रेशमी सूट रखा हुआ था, जो कुंवर साहब ने किसी अंग्रेजी कारखाने से सिलाया था। गौरा ने पूछा, क्या सूट भी निकाल दूं? रतन, हाँ हाँ,
इसे किस दिन के लिए रखोगी? गौरा, यदि मैं ये जानती कि इतनी जल्दी हवा बदलेगी तो कभी ये सूट न बनवा लेती। सारे रुपए खून हो गए। रतन सिंह ने कुछ उत्तर न दिया। तब गौरा ने अपना संदूक खोला और जलन के मारे स्वदेशी विदेशी सभी कपड़े निकाल निकाल कर फेंकने लगी। वो आवेश प्रवाह में आ गई। उनमें कितनी ही बहुमूल्य फैंसी जैकेट और साड़ियाँ थीं जिन्हें किसी समय पहनकर वो फूली न समाती थी। बाज बाज साड़ियों के लिए तो उसे रतन सिंह से बार बार तकाजे करने पड़े थे, पर इस समय सबकी सब आंखों में खटक रही थी। रतन सिंह उसके भावों को ताड़ रहे थे। स्वदेशी कपड़ों का निकाला जाना उन्हें अखर रहा था, पर इस समय चुप रहने को ही कुशल रणनीति समझ रहे थे। फिर भी वाद विवाद की नौबत एक दो बार आ ही गई। एक बनारसी साड़ी के लिए वो झगड़ बैठे। उसे गौरा के हाथों से छीन लिया, पर गौरा ने एक नमानी निकाल कर ही फेंका। सहसा संदूक में से एक केसरिया रंग की तंजेब की साड़ी निकल आई, जिस पर पक्के आंचल और पल्ले टंके हुए थे। गौरा ने उसे जल्दी से लेकर अपनी गोद में छिपा लिया। अब रतन सिंह देखे और उन्होंने पूछा, कैसी साड़ी है? गौरा, कुछ नहीं, तंजेब की साड़ी है, आंचल पक्का है। तंजेब की साड़ी है? तब तो जरूर ही विलायती होगी। उसे अलग क्यों रख दिया? क्या वो बनारसी साड़ियों से अच्छी है? अच्छी तो नहीं है, पर मैं इसे न दूंगी। वाह, विलायती चीज को मैं न रखने दूंगा। लाओ इधर। नहीं, मेरे खातिर इसे रहने दो। तुमने मेरे खातिर से एक भी चीज न रखी, मैं तुम्हारी क्यों खातिर करूं? पैरों पड़ती जिद न करो। स्वदेशी साड़ियों में से जो चाहो रख लो, लेकिन इस विलायती चीज को मैं न रखने दूंगा। इसी कपड़े की बदौलत हम गुलाम बने। ये गुलामी का दाग है और मैं इसे नहीं रख सकता। लाओ इधर। गौरा, मैं इसे न दूंगी। एक बार नहीं, 1000 बार कह देती हूं कि नहीं दूंगी। रतन, मैं इसे लेकर छोड़ूंगा। इस गुलामी के पटके को, इस दासत्व के बंधन को किसी तरह न रखूंगा। गौरा, नाहक जिद करते हो जी। रतन शांति से फिर बोलते हैं, आखिर तुमको इसमें क्या है ऐसा जो इतना प्रेम है? गौरा, तुम तो बाल की खाली निकालने लगते हो। इतने कपड़े थोड़े हैं कि एक साड़ी ही लोगे तभी मानोगे। रतन, तुमने अभी तक इन होलियों का आशय ही नहीं समझा। खूब समझती हूँ, सब ढोंग है। 4 दिन में जोश ठंडा पड़ जाएगा। गौरा बोलती हैं, अच्छा रतन, तुम केवल इतना बतला दो कि ये साड़ी तुम्हें क्यों इतनी प्यारी है, तो शायद मैं मान जाऊं। गौरा सोचती है, फिर बोलती हैं, ये मेरी सुहाग की साड़ी है। रतन जरा सोचते हैं और फिर बोलते हैं, तब तो मैं इसे कभी न रखूंगा। मैं विदेशी वस्त्र को ये शुभ स्थान नहीं दे सकता। इस पवित्र संस्कार का ये अपवित्र स्मृति चिन्ह घर में नहीं रह सकता। मैं इसे सबसे पहले होली की भेंट करूंगा। लोग कितने हतबुद्धि हो गए थे कि ऐसे शुभ कार्यों में भी विदेशी वस्त्रों का व्यवहार करने में संकोच नहीं करते थे उस वक्त। मैं इसे अवश्य होली में दूंगा। गौरा, कैसा असुगुन मुंह से निकालते हो? रतन, ऐसी सुहाग की साड़ी का घर में रखना भी अशगुन, अमंगल, अनिष्ट और अनर्थ है। तुम समझती क्यों नहीं? गौरा, यो चाहे जबरदस्ती छीन ले जाओ, पर खुशी से न दूंगी। तो फिर मैं जबरदस्ती ही करूंगा, मजबूरी है। रतन बोलते हैं, ये कहकर वो लपके कि गौरा के हाथों से साड़ी छीन लूं। गौरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और रतन की ओर कातर नेत्रों से देखकर कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम। केसर मारी बोली, बहू जी की इच्छा है तो रहने दीजिए ना। रतन सिंह के बढ़े हुए हाथ रुक गए, मुख मलिन हो गया। उदास होकर बोले, मुझे अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। खैर, यही सही। शाम हो गई थी। द्वार पर स्वयं सेवक गण शोर मचा रहे थे, कुंवर साहब जल्दी आइए।
श्रीमती जी को भी कह दीजिए, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, बहुत देर हो रही है। उधर रतन सिंह असमंजस में पड़े हुए थे कि प्रतिज्ञा पत्र पर कैसे हस्ताक्षर करूं। विदेशी वस्त्र घर में रखकर स्वदेशी व्रत का पालन क्यों कर होगा। आगे कदम बढ़ा चुका हूं, पीछे नहीं हटा सकता, लेकिन प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करना अभिष्ट भी तो नहीं, केवल उसके आशय पर लक्ष्य रहना चाहिए। इस विचार से मुझे प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने का पूरा अधिकार है। त्रिया हट के सामने किसी की नहीं चलती। यूँ चाहूँ तो एक ताने में काम निकल सकता है, पर उससे बहुत दुख होगा, बड़ी भावुक होगी। उसके भावों का आदर करना मेरा कर्तव्य है। गौरा भी चिंता में डूबी हुई थी। सुहाग की साड़ी सुहाग का चिन्ह है और उसे आग। कितने अशकुन की बात है। ये कभी कभी बालकों की भांति जिद करने लगते हैं, अपनी धुन में किसी की नहीं सुनते, बिगड़ते हैं तो मानो मुँह ही नहीं सीधा करते। लेकिन वे बेचारे भी तो अपने सिद्धांतों से मजबूर हैं। झूठ से उन्हें घृणा है। प्रतिज्ञा पत्र पर झूठी स्वीकृति लिखनी पड़ेगी। उनकी आत्मा को बड़ा दुख होगा, घोर धर्म संकट में पड़े होंगे। ये भी तो नहीं हो सकता कि सारे शहर के स्वदेशानुरागियों के सिरमौर बनकर उस प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने से आनाकानी कर दें। कहीं मुंह दिखाने को जगह न रहेगी। लोग समझेंगे बना हुआ है, पर शकुन की चीज़ को कैसे दे दूं। इतने में उसने राम टहल साइज को सिर पर कपड़ों का गट्ठर लिए बाहर जाते देखा। केसर महरी भी एक गट्ठर लिए सिर पर रखे हुए चली जा रही थी। पीछे पीछे रतन सिंह हाथ में प्रतिज्ञा पत्र लिए जा रहे थे। उनके चेहरे पर ग्लानि की झलक थी, जैसे कोई सच्चा आदमी झूठी गवाही देने जा रहा हो। गौरा को देखकर उन्होंने आंखें फेर ली और चाहा कि उसकी निगाह बचाकर निकल जाऊं। गौरा को ऐसा जान पड़ा कि उनकी आंखें डबडबाई हुई हैं। वो राह रोककर बोली, अजी जरा सुनते हो। रतन, जाने दो, दिख न करो, लोग बाहर खड़े हैं। उन्होंने चाहा कि पत्र को छिपा लूं, पर गौरा ने उसे उनके हाथ से छीन लिया। उसे गौरा ने पढ़ा और एक क्षण चिंतामग्न रहने के बाद बोली, ये साड़ी भी लेते जाओ। रहने दो, अब तो मैंने उन्हें झूठ लिख दिया। रतन बोले, गौरा, मैं क्या जानती थी कि तुम ऐसी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हो। रतन, ये तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका था। गौरा, मेरी भूल थी, क्षमा कर दो और इसे लेते जाओ। रतन, जब तुम इसे देना अशकुन समझती हो तो रहने दो। तुम्हारी खातिर थोड़ा झूठ बोलने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। गौरा, नहीं, लेते जाओ। अमंगल के भय से तुम्हारी आत्मा का हनन नहीं करना चाहती। ये कहकर उसने अपनी सुहाग की साड़ी उठाकर पति के हाथों में रख दी। रतन ने देखा, गौरा के चेहरे पर एक रंग आता है, एक रंग जाता है, जैसे कोई रोगी अंतरस्थ विषम वेदना को दबाने की चेष्टा कर रहा हो। उन्हें अपनी अहृदया पर लज्जा आई। हाँ, केवल अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए, अपनी आत्मा के सम्मान के लिए मैं इस देवी के भावों का वध कर रहा हूँ। ये अत्याचार है। साड़ी गौरा को देकर बोले, तुम इसे रख लो, मैं प्रतिज्ञा पत्र को फाड़े डालता हूँ। गौरा ने दृढ़ता से कहा, तुम न ले जाओगे तो मैं खुद ही ले जाकर दे दूँगी। रतन सिंह विवश हो गए, साड़ी ली और बाहर चले गए। उसी दिन से गौरा के हृदय पर एक बोझ सा रहने लगा। वो दिल बहलाने के लिए नाना उपाय करती, जलसों में भाग लेती, सैर करने जाती, मनोरंजन पुस्तकें पढ़ती, यहाँ तक कि कई बार नियम के विरुद्ध थिएटरों में भी गई। किसी प्रकार अमंगल कल्पना को शांत करना चाहती थी, पर यह आशंका एक मेघमंडल की भांति उसके हृदय पर छाई रहती थी। जब 1 महीना पूरा गुजर गया और उसकी मानसिक वेदना दिनों दिन बढ़ती ही गई, तो कुंवर साहब ने उसे कुछ दिनों के लिए अपने इलाके पर ले जाने का निश्चय किए। उनका मन उन्हें उनके आदर्श प्रेम का नित्य तिरस्कार किया करता था।
वो अक्सर देहातों में प्रचार का काम करने जाया करते थे, पर अब अपने गांवों से बाहर न जाते, या जाते तो संध्या तक ज़रूर लौट आते। उनकी एक दिन की देर, उनका साधारण सिर दर्द और जुकाम उसे अव्यवस्थित कर देते थे। वो बहुधा बुरे स्वप्न देखा करती। किसी अनिष्ट के काल्पनिक अस्तित्व की छाया उसे अपने चारों ओर मंडराती हुई प्रतीत होती थी। वो तो देहात में पड़ी हुई आशंकाओं की कठपुतली बनी हुई थी, और इधर सुहाग की साड़ी स्वदेश प्रेम की वेदी पर भस्म होकर रिद्धि प्रदायनी भभूत बनी हुई थी। दूसरे महीने के अंत में रतन सिंह उसे लेकर लौट आए। गौरा को वापस आए 3-4 दिन हो चुके थे, पर असबाब को संभालने और नियत स्थान पर रखने में वो इतनी व्यस्त रही कि घर से बाहर न निकल सकी। कारण ये था कि केसर महरी उसके जाने से दूसरे ही दिन काम छोड़कर चली गई थी, और अभी उतनी चतुर दूसरी महरी मिली न थी। कुंवर साहब का साइस राम टहल भी छोड़ गया था। बेचारे कोचवान को साइस का भी काम करना पड़ता था। संध्या का समय था। गौरा बरामदे में बैठी आकाश की ओर एकटक निहारती बैठी थी। चिंताग्रस्त प्राणियों का एकमात्र ही यही अवलंब है। सहसा रतन सिंह ने आकर कहा, चलो आज तुम्हें स्वदेशी बाजार की सैर करा लावें। ये मेरा ही प्रस्ताव था, पर 4 दिन यहाँ आए हो गए, उधर जाने का अवकाश ही न मिला। गौरा, मेरा तो न जाने का जी चाहता है कहीं, यहीं बैठकर कुछ बातें करो ना। रतन, नहीं, चलो देख आवें, 1 घंटे में लौट आएंगे। अंत में गौरा राजी हो गई। इधर महीनों से बाहर न निकली थी। आज उसे चारों तरफ एक विचित्र शोभा दिखाई दी। बाजार कभी इतनी रौनक पर न था। वह स्वदेशी बाजार में पहुंची तो जुलाहों और कोरियों को अपनी अपनी दुकानें सजाए बैठे देखा। सहसा एक वृद्धि कोरी ने आकर रतन सिंह को सलाम किया। रतन सिंह ने चौंक कर बोला, अरे राम टहल, तुम अब कहाँ हो? राम टहल का चेहरा श्री संपन्न था। उसके अंग अंग से आत्मसम्मान की आभा झलक रही थी। आंखों में गौरव ज्योति थी। रतन सिंह को कभी अनुमान न हुआ था कि अस्तबल साफ करने वाला बुढ़ा राम टहल इतना सौम्य, इतना भद्र पुरुष है। वो बोला, सरकार, अब तो अपना कारोबार करता हूँ। जब से आपकी गुलामी छोड़ी तब से मैंने काम में लग लिया। आप लोगों की निगाह हम गरीबों पर हो गई, हमारा भी गुजर हो रहा है। नहीं तो आप जानते ही हैं कि किस हालत में पड़ा हुआ था। जात का कोरी हूँ, पर पापी पेट के लिए चमार बन गया था। रतन, तो भाई अब मुंह मीठा कराओ। ये बाजार लगाने की मेरी ही सलाह थी ना, बिक्री तो अच्छी होगी ना वैसे। राम टहल, हाँ सरकार, आजकल खूब बिक्री हो रही है, माल हाथों हाथ उड़ जाता है। यहाँ बैठते हुए 1 महीना हो गया है, पर आपकी कृपा से लोगों के 4 पैसे थे वे बेबाक हो गए। भगवान की दया से रूखा सूखा भोजन भी दोनों समय मिल जाता है, और क्या चाहिए। मलकिन की सुहाग की साड़ी का होली में आना कहिए मानो बाजार चमकना। लोगों ने कहा, जब इतने बड़े आदमी होकर ऐसे शकुन की चीज़ की परवाह किए बिना होलिका दहन में डाल दिए तो हम विदेशी कपड़ों को क्यों रखें। जिस दिन होली जली है उसके 2-3 दिन पहले ही सरकार इलाके पर चले गए थे। उसके पहले भी सरकार कई दिनों तक घर से बहुत कम निकलते थे। मैं तो यही कहूँगा कि ये सारी माया उसी सुहाग की साड़ी की है। इतने में एक अधेड़ स्त्री गौरा के सामने आकर बोली, बहू जी, मुझे भूल तो नहीं गई? गौरा ने सिर उठाया तो सामने केसर महरी खड़ी थी। वो सुंदर साड़ी पहने हुए थी। हाथ पाँव में मामूली गहने भी थे। चेहरा खिला हुआ था। स्वाधीन जीवन का गौरव एक एक भाव से प्रस्फुटित हो रहा था। गौरा ने कहा, इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? अब वैसे कहाँ हो? हमें लौटने भी न दिया, बीच में ही उड़ भागी। कैसर, क्या करूं सरकार, अपना काम चलते देखकर सब्र न हो सका। जब तक रोजगार न चलता था तब तक लाचारी थी। पेट के लिए सेवा टहल करम कुकरम सभी करना पड़ता था। अब आप लोगों की दया से हमारे भी दिन लौट आए हैं।
अब दूसरा काम नहीं किया जाता। अगर बाजार का यही रंग रहा तो अपनी कमाई खाएं न चुकेगी। ये सब आपकी साड़ी की महिमा है। उसकी बदौलत हम गरीबों के कितने घर बस गए। 1 महीना पहले इन दुकान वालों में से किसी को रोटियां तक का ठिकाना न था। कोई साइसी करता था, कोई ताशे बजाता था, यहाँ तक कि कई आदमी मेहतर का काम करते थे। कितने ही भीख मांगते थे। अब सब अपने धंधे में लग गए हैं। सच पूछो तो तुम्हारी सुहाग की साड़ी ने हमें सुहागिन बना दिया, नहीं तो हम सुहागिन होते हुए भी विधवाएं थी। सच कहती हूँ, सैकड़ों जबानों से नित्य यही दुआ निकलती है कि आपका सुहाग अमर हो, जिसने हमारी राण जात को सुहाग दान दिया है। रतन सिंह एक दुकान पर बैठकर कुछ कपड़े देखने लगे। गौरा का भावुक हृदय आनंद से पुलकित हो रहा था। उसकी सारी अमंगल कल्पनाएं स्वप्नवत विच्छिन्न होती जाती थी। आंखें सजल हो गई थी और सुहाग की देवी अश्रु संचित नेत्रों के सामने खड़ी आंचल फैलाकर उसे आशीर्वाद दे रही थी। उसने रतन सिंह को भक्तिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मेरे लिए भी एक साड़ी ले लो। जब गौरा यहाँ से चली तो सड़क की बिजलियाँ जल चुकी थीं। सड़कों पर खूब प्रकाश था। उसका हृदय भी आनंद के प्रकाश से जगमगा रहा था। रतन सिंह ने पूछा, सीधे पर चलूं? गौरा, नहीं, छावनी की तरफ होते चलो। रतन, बाजार खूब सजा हुआ था। गौरा, ये ज़मीन लेकर एक स्थायी बाजार बनवा दो। स्वदेशी कपड़ों की दुकानें हों और किसी से किराया न लिया जाए। रतन, बहुत खर्च पड़ेगा। गौरा, मकान बेच दो, रुपए ही रुपए हो जाएंगे। रतन, और रहे पेड़ तले? गौरा, नहीं, गांव वाले मकान में। रतन, ठीक, सोचूंगा। गौरा जरा देर में फिर बोलती है, इलाके भर में खूब कपास की खेती कराओ। जो कपास बोए उसकी बेगार माफ़ कर दो। रतन, हाँ, तदबीर अच्छी है, दूनी उपज हो जाएगी। गौरा कुछ देर सोचने के बाद फिर बोलती है, लकड़ी बिना दाम दो तो कैसा हो? जो चाहे चरखे बनवाने के लिए काट ले जाए। रतन, लूट मच जाएगी। गौरा, ऐसी बेईमानी कोई न करेगा। जब उसने गाड़ी से उतरकर घर में कदम रखा तो चित्त शुभ कल्पनाओं से प्रफुल्लित हो रहा था, मानो कोई बछड़ा खूंटे से छूटकर किलोले कर रहा हो और खुशी का ठिकाना ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो कहानी प्रेमी हो उनको शेयर भी ज़रूर कर दिया करिए। और आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू।